नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 नंबर तक क्वेश्चन को देखा था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा है, टू रोड ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस विथ यंग मॉडली y1 एंड y2 आर जॉइंटेड एंड टू एंड। देखो, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसी को रेफरेंस लेके अपन ने किया कि कोई भी दो हमारे पास में आइडेंटिकल रोड है, L1 मान लिया इसको, दूसरे को भी L मान लिया क्योंकि वो आइडेंटिकल है। और अब क्या गया है कि उनका यंग मॉडली जो है अपने को दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया इसका y1 है और इसका y2 है, और दोनों को जो है वो जोड़ा गया है एंड टू एंड, मतलब जहाँ वो दोनों खत्म होते हैं दोनों को जोड़ करके एक नया रोड बना लिया गया है। ठीक है, और द इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस ऑफ द कंपोजिट रोड इज, यानी कि कंपोजिट रोड यानी कि दोनों को मिला करके जो हमारी ये रोड बनी है इसका यंग मॉडुलस क्या होगा। सिंपल देखो, यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा जाता है, और F अपॉन ए आर डिवाइड बाई L अपॉन एल डैश। यहाँ पे देखो स्मॉल जो L है वो असल में चेंज इन लेंथ है, आपका एल डैश जो है वो एक्चुअली इन दोनों के लेंथ से कंबाइंड होकर के बना है। ठीक है, ए आपका एरिया है और एफ आपका अप्लाइड फोर्स है जो कि नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, अब देखिए कि हमें दिया गया है कि आइडेंटिकल डायमेंशन है, मतलब उसकी जो L1 और जो L2 जो लेंथ है, इनकी ये L1 और ये L2 जो लेंथ है आपकी दोनों क्या है, बराबर है, और उनके एरिया भी दोनों क्या है आपके बराबर हैं। तो सिंपल आपका चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एफ डॉट एल। ये देखो किससे बना, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे तो आपको एल मतलब जो लेंथ में चेंज हुआ है वो आपको मिलेगा, वो इस फॉर्मूले में मिलेगा आपको पता है कि जो आपकी एल डैश है जो आपकी असल में इनकी ये वाली जो एल डैश है वो किससे मिलकर बनी है, वो इस वाले एल से और इस वाले एल से मिलकर बनी है। मतलब उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, वो टोटल लेंथ 2L हो जाएगी आपकी, और यंग मॉडुलस और उसका एरिया A हो जाएगा। और यहाँ जो आपका L है वो असल में किससे बनेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करने पर जो लेंथ में परिवर्तन होता है प्लस इसमें जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी लेंथ में जो परिवर्तन होता है, दोनों की जोड़ से बनता है। ठीक है, अब देखो जो हमारे दोनों को जोड़ने के बाद जो लेंथ में परिवर्तन होगा वो L होगा, वो क्या होगा, इसमें परिवर्तन प्लस इसमें परिवर्तन। तो सिंपल मैंने क्या किया, L बराबर L1 प्लस L2 लिख लिया है आपका। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको L की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। L की वैल्यू तो हमारी क्या है, F डॉट 2L y अपॉन वाई डॉट ए है आपका, और यहाँ L1 मतलब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा F डॉट L y1, इसके लिए यंग मॉडुलस क्या था, y1 था, डॉट ए हो जाएगा, और प्लस L2 के लिए आपका, इसके लिए आपका यंग मॉडुलस फॉर्मूला सिमिलर इस प्रकार हो जाएगा। अब दोनों में क्या होगा, फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका L भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो इक्विवेलेंट है। आपका फॉर्मूला क्या बचेगा, 2 अपॉन वाई, आपका एरिया भी कट जाएगा। ठीक है, अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन y1 प्लस 1 अपॉन y2, और सिंपल इसको आप अलजेब्रिकली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, y बराबर, यानी कि यंग मॉडुलस किसका, इस रोड का जो कंपोजिट होने के बाद बना है वो क्या बनेगा, 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। तो हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर जो है असल में 4 नंबर आंसर हमारा क्या होगा, इसमें सही होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर विचार करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो एक सॉफ्ट बबल को लेकर के एक क्वेश्चन है हमारा, कि ए शॉप बबल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.33 दिया गया है। सिंपल जो क्वेश्चन में कहा है वैसा ही अपन ने मान लिया है कि हमारे पास एक एयर बबल है हमारा, और इनकी ये कौन सा है, आपने जो सर्फ होता है ना, उस सर्फ को पानी में घोलते हैं तो छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं अपने, तो वो बबल कोई हवा में तैर रहा है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33 है जो हवा के अंदर है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, इफ़ द थिकनेस ऑफ द बबल वॉल इज 100 nm, उसकी थिकनेस कितनी है, 100 nm है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट इज मोस्ट स्ट्रोंगली रिफ्लेक्टेड विल बी, यानी कि कौन सी वेवलेंथ होगी जो उससे स्ट्रोंगली रिफ्लेक्ट होगी, उससे मतलब परावर्तित होगी। तो आपको पता है, देखो जो क्वेश्चन में दिया था अपन ने लिख लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है, आपका वो आपका म्यू बराबर 1.33 है, आपका थिकनेस आपको 100 नैनोमीटर दी गई है आपकी, और कंडीशन क्या दी गई कि वो स्ट्रोंगली रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, मतलब वो सीम ब्राइट एंड एंगल इज थीटा इक्वल टू 0, यानी कि
वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड कब होगा, जब वो सबसे ज़्यादा हमें क्या दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा, और उसके लिए क्या होना चाहिए, एंगल आपका 0 होना चाहिए। एक फॉर्मूला है जो आपने सिंपल एयर बबल के रेस्पेक्ट में पढ़ा होगा कि अगर किसी की भी मोटाई अगर टी है तो उसके लिए जो सबसे ब्राइट वाली जो कंडीशन होती है उसके लिए आपका ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। डार्क वाले के लिए यहाँ पर n होता है और ब्राइट वाले के लिए यहाँ पे 2n+1 होता है। ये कंडीशन क्या है इसकी है। अब स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी सेंटर फ्रिंज होगी वो क्या होगी, सबसे स्ट्रांगली क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्टेड होगी, या फिर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड मतलब वो सबसे चमकीली होगी आपका। तो एन आपने क्या किया, 0 रख दिया। अब आपको क्या करना है, n = 0 पुट करोगे और आप लैम्बडा की वैल्यू इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि सिंपल एक फॉर्मूला है आपका, आपने इधर इसको पक्षांतरण किया और लैम्बडा की वैल्यू कितनी आती है, 532 नैनोमीटर आती है। तो यानी कि हमारा आंसर जो है असल में वो 1 नंबर आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं, जो एक थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। वो क्या है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय। ये एक सिंपल एक फार्मूला है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो होता है वो सिंपली इस प्रकार फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा जाता है। पर असल में हमसे ये फार्मूला नहीं पूछा था, उन्होंने तो केवल यही वाली चीज़ पूछी थी कि वो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी और एट एच मतलब आपका कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। सब में एच कांस्टेंट है, लेकिन क्या कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना था। तो सिंपल क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एच, ये आपका जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। इफ़ ए सर्टेन टेम्परेचर, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी निश्चित तापमान पर, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसे आप MPSP कहते हो या MSP कहते हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हो, ठीक है, फॉर ए आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, यानी कि गैस किस प्रकार की है, आइडियल है और वो मोनोएटॉमिक है। तो गैस इज CM, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या दिया है इस आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के लिए, क्या दिया है, CM दिया गया है, ठीक है, CMP दिया गया है। एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज PMP, यानी कि ये इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब कह रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी P एट ए स्पीड C, यानी कि अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, अगर उसकी स्पीड को अगर इस फॉर्मेट में लिख दिया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो सिंपल, जो हमने क्वेश्चन में जो गेट किया उस चीज़ को अपन यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। पहली चीज़ तो गेट की कि वो एक आइडियल मोनोएटॉमिक केस है। दूसरा क्या है, सर्टेन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर आपका लगभग कोई फिक्स टेम्परेचर किया हुआ है। अब आपको पता है कि मैक्सवेल वेलोसिटी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है वो इस प्रकार लिखा होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा अगर आपका एग्जाम में, तो आपको ये मैक्सवेल स्पीड प्रोबेबिलिटी फंक्शन याद होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर ये कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, 2π के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t आपका टेम्परेचर है, c आपका स्पीड ऑफ पार्टिकल है, यहाँ लाइट की स्पीड नहीं है, स्पीड ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, और ये e मतलब एक्सपोनेंशियल है, और ये mc² वही आपका सेम स्पीड ऑफ पार्टिकल है, और 2kT है आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि अगर मेरी जो आइडियल मोनोएटॉमिक गैस की RM जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो CMP है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, PMP है। तो मैंने क्या किया, इस प्रोबेबिलिटी को PMP बनाने के लिए मैंने स्पीड ऑफ जो पार्टिकल है उसको क्या लिख दिया, CMP लिख दिया, ठीक है। और आपको पता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि 2kT/m और उसमें रूट होता है। अब देखिए इधर इसको जैसे मैं यहाँ पुट करूँगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PMP हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देखो इसको सेम मैंने रखा है, ये भी सेम आपका है, बस आपका जो C² जो था मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, CMP, यानी कि C की जगह पुट कर दिया CMP। देखो स्क्वायर करते क्या रूट हट जाएगा और 2kT/m बच जाएगा, और इसमें यहाँ भी सेम होगा, e⁻m 2kT डॉट C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2kT/m होगा। अब देखो इधर यहाँ से जो भी कैंसिल आउट होता है इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, और आप इसको थोड़ा वर्कआउट कर लेना। आपको वर्कआउट करोगे तो क्या फाइंड आउट करोगे, ये फाइनली आपका PMP यानी कि मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आएगी, 4/√π डॉट 1/e CMP। 1/e कैसे आया, क्योंकि देखो यहाँ पर आप दोनों को कैंसिल आउट करोगे अगर, तो यहाँ e⁻⁻1 बचेगा और वो e आपका नीचे आ जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने कुछ एक छोटा सा मैथमेटिकल टर्म को सॉल्व किया है कि जो ये वाला जो पावर है इसकी पावर कितनी है 3/2 है। तो आपको पता है x की पावर अगर 3/2 होती है उसको अपन क्या लिखते हैं x की पावर 1 डॉट x की पावर 1/2, ठीक है। यानी कि 1 प्लस 1/2 वो क्या होता है 3/2 के बराबर होता है। x की जो वैल्यू है असल में मैंने यहाँ पर ये मानी थी m2π/kt डॉट, और यही x है उसके ऊपर 1/2 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो आपसे नोटिस क्या करोगे कि ये जो फॉर्मूला है आपका कौन सा वाला 2kt/m वाला फॉर्मूला है अपॉन रूट, ये कन्वर्ट हो सकता है इस फॉर्मूले में, ठीक है, cm में। तो इस फॉर्मूले को मैंने जो है वो असल में क्या किया है कन्वर्ट किया इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में पाई का जो डिफरेंस था उसको मैंने रूट से इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ये हमको प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है, आप इसको सॉल्व आउट करना, आपको इजीली आंसर भी गेट हो जाएगा। अब हमें कंडीशन क्या निकालनी है, हमें कंडीशन निकालनी है कि अगर वो जो स्पीड है वो क्या हो जाए वो XCMP हो जाए तो क्या होगा। यानी कि हमें इसी फॉर्मूले में वापस जो है वो CMP की जगह XCMP पुट करना पड़ेगा। तो सिंपल देखो एग्जैक्टली यहाँ पर 4πm सेम फॉर्मूला है और यहाँ पर c² की जगह मैंने क्या किया x² कर दिया। क्यों? क्योंकि वो x cm था तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा और cm का स्क्वायर सिमिलर इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही वैल्यू पुट होगी आपकी। यहाँ पर जो भी कैंसिल आउट होगा वो क्या होगा e⁻⁻x², क्योंकि देखो पिछले वाले फॉर्मूले के कंपैरिजन में यहाँ पर केवल x का टर्म जो एक्स्ट्रा आ रहा है वही टर्म यहाँ पर क्या होगा सिंपली एक्स्ट्रा आएगा ऊपर वाले टर्म से, ठीक है, और e⁻⁻x² यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए हमें तो असल में ज्ञात क्या करना है, हमें तो ज्ञात करना है ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज्ञात करनी है, p हमें ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करोगे इक्वेशन नंबर 1 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को अनुपात में लोगे आप। तो इसको आप ऊपर रखिए, इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखिए, इक्वेशन नंबर 1 को आप नीचे रखिए। जो भी मैंने एग्जैक्टली इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया है और इस इक्वेशन को लिखने के बाद सिंपल जो भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो, देखो ये कांस्टेंट टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, x² आपका हूबहू बच जाएगा, CMP कैंसिल हो जाएगा आपका और e की पावर क्या होगी यहाँ पर -1 हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगी e⁻⁻x² हो जाएगी। यानी कि e की पावर 1 आपकी क्यों आएगी क्योंकि e ऊपर जाएगा, ठीक है, ये बटा में है यहाँ पर। सिंपल इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा x² e⁻1 - x² होगा। और ये जो PMP यानी कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की जो प्रोबेबिलिटी है वो असल में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2 जो होगा आपका वो असल में आपका सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हाँ 14 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 15 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी देखो, एयर बबल से संबंधित क्वेश्चन है। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm is formed at a depth of 50 centimeter inside a large container of a soap solution। यानी कि कोई भी मेरे पास में एक शॉप मतलब है जो साबुन का घोल होता है ना वो बना हुआ है और वहाँ पर कोई 50 सेंटीमीटर नीचे कोई मेरे एक एयर बबल बन गया है, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ़ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज, यानी कि जो आपका सरफेस टेंशन है किसका, उस साबुन के घोल का सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन इतना है, डेंसिटी ऑफ सोप सॉल्यूशन वो इतनी है आपकी 1200 kg/m3 है। देन प्रेशर इनसाइड द बबल विल बी, यानी कि प्रेशर इनसाइड द बबल मतलब क्या होगा कि जो बबल आपका 50 सेंटीमीटर नीचे बना है उस बबल के अंदर क्या प्रेशर होगा। तो मैंने मान लिया बबल के अंदर का जो प्रेशर है उसे मैंने P2 मान लिया और बबल के बाहर जो प्रेशर है यानी कि 50 सेंटीमीटर नीचे जो प्रेशर है उसे P1 मान लिया और जो उसी सतह पर उस पानी की सतह पर जो आपका प्रेशर है उसे मैंने सिंपल 1 atm मान लिया जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि गिवन वैल्यू ऑफ एटॉमिक प्रेशर जो हमें इतनी दी हुई है और ग्रेविटी हमें 10 मीटर/सेकंड² दी गई है। तो सिंपल देखिए जो जो क्वांटिटियाँ मुझे क्वेश्चन में गिवन थी मैंने उसको पुट ऑन कर लिया कि रेडियस ऑफ बबल कितनी है 1 mm है, इसे मैंने क्या किया मीटर में कन्वर्ट कर लिया। बबल एट डेप्थ 50 सेंटीमीटर था, मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने हूबहू रखा और ग्रेविटी को मैंने हूबहू रखा क्योंकि वो मीटर/सेकंड² में ही गिवन थी हमें। अब देखो सरफेस टेंशन ऑफ शॉप जो है वो हमें दिया हुआ है, वो किस में दिया हुआ है 0.05 N/m दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ शॉप सॉल्यूशन दी हुई वो हमें 1200 kg
मीटर क्यूब दी हुई है। अब देखो सिंपल, आप देखो कि अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहें कि 50 सेंटीमीटर नीचे हम अगर प्रेशर निकालना चाहें तो वो प्रेशर क्या होगा, वो सिंपल होगा आपके सतह पर जो प्रेशर है प्लस वो जितनी डेप्थ है उसकी उतनी, यानी कि P1 जो प्रेशर क्या होगा, P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपका रो GH, रो मतलब इस सॉप का जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी, आपकी ग्रेविटी की वैल्यू और जितनी वो हाइट या डेप्थ के अंदर वो बना हुआ है। इस वैल्यूज़ को मैं पुट करूंगा अगर, तो सिंपल देखो जो भी वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है वो सब मुझे ऊपर गिवन है, सॉल्व करने मुझे मिलेगा 1.07 देखो यहाँ पर ये 1 पॉइंट है तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया, इसका मतलब ना उसको पूरा एक्सपेंड कर लिया मैंने, ठीक, कंफ्यूज मत होना। ये मुझे एक्चुअली क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा यहाँ पर P1। नेक्स्ट देखिए, मुझे तो क्वेश्चन में कहा गया कि P2 को निकालिए आप, यानी कि बबल के अंदर जो प्रेशर है उसको निकालिए। तो बबल के अंदर जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि जो बबल के बाहर प्रेशर है प्लस जो बबल के अंदर सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर है, यानी कि P2 जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ये इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है और इस बबल का जो बना है उसके अंदर सरफेस टेंशन जो है उसका जो प्रेशर है उस पर निर्भर करेगा। तो मान लिया कि प्रेशर P1 यहाँ पर है प्लस 2S/R, R क्या है, बबल की रेडियस है, ये असल में क्या होगा P2 यानी कि बबल के अंदर प्रेशर होगा। इस फॉर्मूले में क्या होगा, जो आपका S सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू असल में आपको ऊपर दी हुई है आपको, ठीक है। उस वैल्यू को आप यहाँ पर अगर पुट करते हैं आप अगर, और उसको सिंपल एक मैथमेटिकल है ये तो आपका छोटा सा, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको इतना जो है वो पास्कल प्रेशर मिलेगा, P2 की वैल्यू मिलेगी जो सिंपल कितनी है 1.074 इंटू 10⁵ पास्कल होगा। यानी कि आपका बबल के अंदर जो प्रेशर होगा वो असल में कितना होगा 1.074 10⁵ पास्कल। आपका आंसर नंबर 3 आपका क्या होगा, असल में सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो एक हाइड्रोजन एटम से संबंधित है। अब देखिए इसने कहा है कि ये हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट, यानी कि ये हाइड्रोजन एटम की स्टेट गिवन है आपको, ठीक है, वेयर NLM इन साई NLM डिनोट प्रिंसिपल ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कि N आपका प्रिंसिपल नंबर है, L आपका ऑर्बिटल नंबर है और M आपका मैग्नेटिक वाला नंबर है, ठीक है। और इफ़ L मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, इफ़ L इज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर देन द एवरेज वैल्यू ऑफ L स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो देखो इधर इसके लिए क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम के लिए सिंपल जो आपको वेव फंक्शन दिया है वो सिंपल आप इस प्रकार लिखोगे, आपका साई NLM जो लिखा है वो सिंपल आपने यहाँ पे इनका मीनिंग लिख दिया है कि इन्हें क्या क्या हम कहेंगे, और हमें कहा गया है कि एंगुलर देन द एवरेज वैल्यू ऑफ L स्क्वायर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ L स्क्वायर क्या होगी, ये देखो असल में एवरेज वैल्यू ऑफ L स्क्वायर का फॉर्मूला इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका वेव फंक्शन जो है एक बार आपका ब्रा में आएगा और एक बार आपका कैट में आएगा। इसका जो सॉल्यूशन होता है सिंपल इस प्रकार होता है, L कोष्टक L+1, L आपका क्या होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है आपका, और H क्रॉस स्क्वायर का एक मल्टीपल आता है, वापस वही वेव फंक्शन आ जाता है। अब देखिए असल में ये जो वेव फंक्शन आपका है, इस वेव फंक्शन का सॉल्यूशन किस प्रकार होता है कि यहाँ पर अगर दोनों एंगुलर मोमेंटम सेम है अगर, तब तो क्या होगा, वैल्यू आपकी 1 होगी, अन्यथा वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस बेसिस पर हम इसको क्या करते हैं, हमारा जो वेव फंक्शन है उसको अपन इस फॉर्मेट में क्या करते हैं पुट ऑन करते हैं। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने पूरे वेव फंक्शन को, आपका जो साई वेव फंक्शन है पूरे वेव फंक्शन को एक बार मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है पूरा L स्क्वायर, फिर नेक्स्ट मैंने वापस इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, और मैंने यहाँ पर नोटिस क्या किया, इस L स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी वो सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पर बाहर ले ली पहले मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों असल में क्या है आपका सेम है आपका, तो क्या होगा √5/14 और √5/14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और असल में दोनों क्या हो जाएंगे आपके 5/14 आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों वेव फंक्शन क्या होंगे आपके इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। सिमिलर इसके लिए भी यही होगा और इसके लिए भी यही होगा। बाकी के लिए जब अगर आप इसको इसके साथ करेंगे अगर, तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका n का नंबर और इसका n का नंबर सेम नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके और इसके बीच में करोगे तो उसका n का नंबर तो सेम है लेकिन इसका l का नंबर सेम नहीं है, तो l का नंबर जब सेम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो उसको 0 कर देगा, ठीक है। अब देखिए असल में
यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ आओगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। जैसे ही आप L की वैल्यू 0 पुट करोगे अगर, ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये पोर्शन 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, फर्स्ट वाला पोर्शन 0 हो जाएगा पूरा आपका। सेकंड वाले पोर्शन में क्या होगा आपका, L की वैल्यू 1 है आपकी, तो इस L की वैल्यू 1 को आप यहाँ पुट करोगे। देखो मैं एक्चुअली इसको सोल्व करूँगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन इस L की वैल्यू को 0 को आप यहाँ पुट करोगे अगर, तो क्या होगा, L की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 सॉरी 1, H स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है आपकी, इस 1 की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा आपका, 1 कोष्टक 1 प्लस 1 मतलब 2 और H स्क्वायर ही होगा, सिंपल होगा आपका, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ हो गए तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। इस 2 को आप क्या करोगे, यहाँ पुट करोगे, क्योंकि ये भी तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है आपका अंदर जा करके। ये आपकी ये वाली जो वैल्यू है असल में आपकी, आपको फाइंड आउट होगी आपको। और अब तो देखो एकदम पूरा सिंपल हो गया पूरा अपना। अब तो जो भी सिंपल एक मैथमेटिक्स होती है उसे सॉल्व करेंगे अपन लोग, दोनों को अपन क्या करेंगे, एवरेज लेंगे दोनों का, और सॉरी ऐड करेंगे उनको, और ये अपने को वैल्यू प्राप्त क्या होगी, 21/7 और H स्क्वायर अपने को वैल्यू प्राप्त होगी। सिंपल आप इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो 3H स्क्वायर आएगा, और आपका जो एवरेज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस हाइड्रोजन वेव फंक्शन के लिए क्या होगा, 3H स्क्वायर होगा, जो आपका क्वेश्चन के अनुसार आपका फर्स्ट नंबर ए जो आपका सब में क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, जो कि असल में एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसे हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है असल में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हीलियम नियोन लेजर इज प्रोड्यूस बाई, इनकी हीलियम और नियोन लेजर में जो आपका प्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन का किस प्रकार होता है। तो देखो मैंने इसका आंसर लिखा है कि हीलियम नियोन लेजर जो होता है वो एक गैस लेजर होता है, और इन हीलियम नियोन लेजर एक्टिव मीडियम इज गैस, यानी कि गैस लेजर है तो इसका मतलब इसका एक्टिव मीडियम क्या होगा, गैस होगा। देन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन इज पॉसिबल, और उस गैस वाले सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन तो नहीं कहेंगे, एक तरह का अपन कहेंगे कि उस गैस के अंदर इलास्टिक और इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन पॉसिबल है। उसी की वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होता है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन ड्यू टू इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन, तो यानी कि या तो इलास्टिक से हो सकता है या इनइलास्टिक से हो सकता है, लेकिन अपने वाले ऑप्शन में देखें अगर तो फोटोन एक्साइटेशन का गया, फोटोन एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता क्योंकि गैस वाला है, केमिकल एक्साइटेशन भी नहीं क्योंकि गैस का है इसलिए, ठीक है। आपका इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन जो है वो पॉसिबल होगा, तो होना तो यहाँ पे अगर इलास्टिक लिखा होता तो भी सही होता, तो यहाँ पे इनइलास्टिक लिखा तो आपका जो आंसर आपका 4 है वो आपका सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 2 बैटरीज विथ EMF E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टुगेदर, यानी कि आपकी E1 और E2 दो बैटरी हैं, उनकी EMF दिए हुए हैं आपके, वो दोनों जो आपस में कनेक्टेड हैं। हियर E2 ग्रेटर देन E1, और आपका जो बैटरी जो E2 है उसका जो EMF है वो ज़्यादा है किससे, E1 है। पर ध्यान रखना पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स जो हैं वो आपस में क्या, दोनों के कनेक्टेड हैं आपके, ठीक है। अब कह रहा है वो कि द सर्किट इज कंप्लीटेड बाय कनेक्टिंग द नेगेटिव टर्मिनल, और दोनों के नेगेटिव टर्मिनलों को जोड़ करके आपने क्या किया, सर्किट को पूरा कर दिया, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। इफ़ ईच बैटरी हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस R, और जो आपकी दोनों बैटरियां हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R और R है आपका, हमने यहाँ R1 एंड R2 माना, लेकिन हमारे क्वेश्चन में R और R दोनों का सेम दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगला कह रहा है अपने को द रेट एट विच से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी इन बैटरी ऑफ EMF E1 क्या होगा। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्टेशन होगा किसमें, किससे, मतलब केमिकल एनर्जी से इस बैटरी में, तो वो E1 जो EMF है उसके लिए क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो जो क्वेश्चन में मैंने उसको राइट डाउन कर दिया, आपका E2 जो है वो आपका बड़ा है E1 से, डायग्राम से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इनको अरेंज किया गया है। आपका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 बराबर R2 बराबर R है आपका। फिर है कंजर्वेशन टू केमिकल एनर्जी, यानी कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, तो उसमें आपसे मांगा गया है कि वो कन्वर्ट कितना हो रहा है। कन्वर्ट का मतलब वो कहता है कि वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है,
ठीक है, ये तो लिखा ना आपको, देखो लास्ट टाइम देखिए यहाँ पे कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी इन द बैटरी। तो उसके लिए क्या कितनी पावर जनरेट करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। तो देखो सिंपल आपका जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V.I, मतलब वोल्टेज गुना आपका करंट होता है। और हमारे इस सर्किट में अगर आप ओम का नियम लगाते हो तो वो क्या होगा, V=IR होगा आपका। ठीक है, और इस सर्किट को आप लिखो तो यहाँ पर वोल्टेज जो V है वो असल में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो E2 होगा। यहाँ से आप चलिए E2 से चलिए, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, क्रॉस में आ गया है तो वो -E1 हो जाएगा। और बराबर आपका I मतलब उसके अंदर धारा अगर I बह रही है अगर, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों सीरीज में हैं इसलिए R1 एंड R2 हो जाएगा। R1 और R2 दोनों किसके बराबर, R के बराबर हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2I आपका R हो जाएगा और E2 -E1 हो जाएगा। और यहाँ से आप I निकाल सकते हैं आप। ठीक है, I की वैल्यू क्या आएगी आपकी E2 -E1 अपॉन 2R होगा। और पावर ऑफ EMF E1 आपको E1 के लिए पूछा है आपको, तो E1 बैटरी के लिए जो पावर ऑफ EMF होगा वो क्या होगा, वो होगा कि E1 डॉट आपका I। ठीक है, पावर क्या होगा V.I होता है। तो V जो मांगा गया हमें मांगा गया बैटरी E1 के लिए मांगा गया, तो V की जगह क्या आ जाएगा E1 आ जाएगा, और I की जो वैल्यू है असल में अपन यहाँ से पुट कर देंगे। तो क्या होगा, ये आपका पावर आएगा जो क्या होगा E1 cos E2 -E1 अपॉन 2R। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये आंसर हमें दिया हुआ है क्या। तो ये देखो इधर असल में आपका जो आंसर नंबर 4 जो है आपका E1 अपॉन 2R है ना, E2 -E1 जो आपका दिया, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होगा, जो आंसर होगा वो आपका सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। वो कह रहा है कि ए रैम्प वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट, यानी कि रैंप का मतलब होता है कोई ढाल वाली चीज़ है ना, 3 वोल्ट एज शो इन फिजिक्स, हमको आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पर मिली सेकेंड इज अप्लाइड टू एन ऑप एम डिफरेंशियल सर्किट हैविंग R = 2 किलो ओम एंड C कैपेसिटर = 0.01 माइक्रोफैरड। यानी कि ये एक ऑपेम का सीन आपको दिया गया है जहाँ पर एक स्लोप बनाई गई है और इस टाइम को मिली सेकेंड में इन्होंने मेजरमेंट दिया है, जहाँ पर इन्होंने कहा कि उस ऑपेम की प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक डिफरेंशियल सर्किट ऑपरेटर है, और वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है 2 किलो ओम है, और वहाँ पे कैपेसिटर क्या है 0.01 माइक्रोफैरड है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट कैन बी सेड अबाउट आउटपुट वोल्टेज, यानी कि इससे अगर ये आपका इनपुट है अगर, तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, टी रेफर टू टाइम, यानी कि टी आपको टाइम के लिए दिया गया है। तो देखो इधर इन्होंने कहा है कि क्या आपका आउटपुट जो है वो -60 मिली वोल्ट होगा, जो कि टी ग्रेटर देन लेस देन 1 सेकेंड एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, यानी कि इस इंटरवल के लिए तो इतना होगा और बाकी के सब के लिए 0 होगा। ठीक इसी प्रकार हमारे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखो मैंने क्या किया, जैसा डायग्राम आपके यहाँ बनाया मैंने सिमिलर डायग्राम बना लिया पूरा आपका, और ये एक डिफरेंशियल सर्किट ऑपरेटर है, उसके आउटपुट का फॉर्मूला एक्चुअली इस प्रकार लिखा जाता है, जहाँ -RF.C ΔV अपॉन ΔT होता है। R की वैल्यू हमें दी हुई है, इसे मैंने क्या किया ओम में कन्वर्ट कर लिया। C की वैल्यू मुझे दी हुई है, इसे मैंने सिंपल फैरेड में कन्वर्ट कर लिया, और मुझे चाहिए ΔV अपॉन ΔT चाहिए। तो आपको देखो ΔV क्या है, असल में 3 वोल्ट है आपका। ठीक है, और वो क्या हो रहा है 3 वोल्ट पर मिली सेकेंड चल रहा है, मतलब इसने लिखा है ना, देखो क्वेश्चन को आप अगर गौर से पढ़ेंगे अपन अगर, तो क्या लिखा है उसने कि ए रैंप वोल्टेज, रैंप मतलब गिरने वाला वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट पर मिली सेकेंड। तो मैंने क्या किया, वोल्टेज पर मिली सेकेंड वो कितना है 3 वोल्टेज पर मिली सेकेंड है, ये मिली सेकेंड में, लेकिन हमारी सभी यूनिटें क्या होती हैं सेकेंड्स में होती हैं। तो मैंने क्या किया इसको मिली सेकेंड से इसको कन्वर्ट में कर लिया इसको मैंने, ये क्या हुआ 10 × 10⁻³ वोल्ट हो गया, क्योंकि पर मिली सेकेंड मतलब क्या होगा 3 वोल्टेज अपॉन 10⁻³ होगा, है ना, टाइम में -3 ऊपर आते क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इस यूनिट को मैंने यहाँ पे लिखा है आपके यहाँ पर। V आउटपुट जो क्या होगा वही आउटपुट इस पर निर्भर करेगा, जो भी आपको फॉर्मूले में दिया हुआ है वो सभी चीज़ों को यहाँ पुट कर दीजिए आप, आपको आंसर क्या मिलेगा -6 × 10⁻² वोल्ट मिलेगा। और इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि इसको यूनिट कन्वर्ट कर लीजिए आप, मिली में कर लीजिए, मिली में करते क्या 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पर, तो मिली में 3 होगा और 1 0 यहाँ पर, ये तो क्या होगा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा -60 मिली वोल्ट होगा आपका। और वो भी किस टाइम पीरियड के लिए होगा, वो होगा t > 0 और <1 सेकेंड। क्यों, देखो t
टी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 सेकेंड के लिए होगा। इस चीज़ के बीच में ही क्या हो रहा है कि वो 3 वोल्ट से लगातार क्या हो रहा है, वो गिर रहा है, इसके बाद नहीं गिर रहा है, ठीक है, और इससे पहले भी नहीं गिर रहा है, क्योंकि पहले भी क्या है वो कांस्टेंट है, इसके बाद भी क्या है वो कांस्टेंट है। फॉर एल्स टी इक्वल टू 0, और आप अगर इसके अलावा आप कहीं पर भी देखोगे तो टी की वैल्यू क्या है आपके असल में 0 है। टी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जैसे आप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी में टी की वैल्यू 0 पुट करोगे आप अगर, तो आपको वी आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस इंटरवल के लिए तो हमारा जो है वो -60 मिली वोल्ट होगा, और बाकी किसी भी के लिए क्या होगा असल में वो 0 होगा। तो असल में अपन चेक करते हैं, हमारा आंसर जो है वो 2 नंबर जो आंसर है हमारा वो असल में हमारा क्या होगा, सही होगा, और बाकी सभी ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 नंबर से आगे हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।